दोस्तों नमस्कार। 2024 के चुनाव को लेकर धड़कनें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बढ़ी हुई है। वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके इस देश के भीतर में अलग अलग क्षेत्रों में 40 से ज्यादा संगठन काम करते हैं। वही आरएसएस देश भर में जिसकी 68,000 शाखाएं हैं, बावजूद इसके उसकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि राजनीतिक कैडर के तौर पर बीते 9 बरस में उसने जो काम किया उसका प्रभाव समाज के भीतर एक ही शख्स के जरिए गया और वह नाम नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व के आश्रय वोटों का ध्रुवीकरण, यह एक ऐसा कॉकटेल रहा जिसने बीते 9 बरस में कई राज्यों में कमाल किए और लोकसभा के चुनाव में कमाल तो बाखूबी किए। लेकिन पहली बार आरएसएस को यह लगने लगा है कि मोदी का करिश्मा खत्म हो चला है, हिंदुत्व के आश्रय चुनाव जीता नहीं जा सकता है और अब जरूरत है इस देश भर के भीतर बीजेपी के जो क्षेत्रीय नेता हैं, क्षेत्रीय चेहरे हैं, जो गवर्नेंस के तौर तरीके हैं, इस दौर में जो संगठन का चेहरा है, राजनीतिक तौर पर हर किसी को अगर चुनाव की दिशा में नहीं मथा गया तो स्थितियां नाजुक हो जाएंगी। चाहे आप अपनी कितनी भी उपलब्धियां गिनाते चले जाइए, और उपलब्धियों की एक लंबी कतार आरएसएस ने भी जमा की है। और अगर 2024 में बीजेपी चुनाव हार जाती है तो संकट आरएसएस के लिए इसलिए बड़ा है क्योंकि आरएसएस के भीतर इस बात को लेकर भी चर्चा कहीं गहरी है कि नेहरू और इंदिरा से कहीं आगे जाकर राहुल गांधी ने आरएसएस को निशाने पर लिया है। और मनमोहन सिंह के काल में सिर्फ हिंदू टेररिज्म के आश्रय जिक्र होता था कि कल पता नहीं किस नेता को जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है उसको जेल में डाल दिया जाए। लेकिन यह परिस्थिति नाजुक होगी अगर 2024 जीत नहीं पाए, और उसका पहला मंत्र यही है कि अब नरेंद्र मोदी अपने करिश्मे के भरोसे नहीं रहे और पूरी पार्टी हिंदुत्व के आश्रय भी नहीं चले। और इस दौर में सभी को अगर जमा होना है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा, या इस दौर में जो नफरत का जिक्र हो रहा था, आरएसएस ने भी अपना कामकाज अब सद्भावपूर्ण तरीके से शुरू कर दिया है। और शायद इसीलिए मार्च के महीने में जब प्रतिनिधि सभा पानीपत में हुई तो उसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सामाजिक प्रक्रिया को परखना शुरू करें, परिवार की तौर पर लोगों से जुड़े और वहां एक सद्भावनापूर्ण वातावरण निर्मित होना चाहिए। इसको लेकर यह पूरा प्रस्ताव था। तमाम सिलसिले पर हम आए उससे पहले 3 सवाल आपके जहन में अब आ जाने चाहिए। क्या वाकई नरेंद्र मोदी का करिश्मा अगर खत्म है तो 2024 में कोई नया चेहरा? बिल्कुल नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी चेहरे के तौर पर रहें, लेकिन अब वह ऐसी स्थिति में ना आए जहां पर चुनाव लड़ने को लेकर वह यह कहने लगे कि उन्हीं की चलेगी, यानी मोदी और शाह की चलेगी। यह भरोसा डिग चुका है और भरोसा रहा नहीं है। भरोसा नहीं रहा है तो आमने सामने बैठना होगा, नई रणनीति बनानी होगी। पहला संदेश यही है। दूसरा संदेश यह भी है कि दरअसल बीजेपी के भीतर कोई इस तरीके का नेता भी नहीं है जो रीढ़ के साथ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी खड़े हो गए उस तरीके से कोई खड़ा हो जाए। और ऐसे वक्त में अगर नरेंद्र मोदी लचीलापन दिखलाते हैं तो यह आरएसएस के लिए नहीं बल्कि समूची राजनीतिक प्रक्रिया के लिए फायदेमंद होगा। और तीसरा सवाल इन दोनों से बड़ा है। जिस तर्ज पर मोदी का करिश्मा खत्म हुआ है या हिंदुत्व भोथरा हो गया है, उसके आश्रय कहीं ना कहीं राहुल गांधी का प्रभाव समाज के भीतर बढ़ा है। और आने वाले वक्त में जिस नफरत और प्रेम का जिक्र लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, उसने इस देश की जड़ों को कहीं हिलाना शुरू किया है कि ये कौन सी परिस्थिति के भीतर जो आरएसएस काम कर रही है, क्या वह उस समाज के अनुकूल नहीं है। जबकि दूसरी तरफ आरएसएस ये मानकर चल रही है कि उसका कामकाज का विस्तार हुआ है। मोदी काल में खास तौर से उस सांस्कृतिक मूल्यों को परखा गया है जिन जड़ों को छोड़ दिया गया था। लेकिन सवाल तो एक ही है, 2024 के लोकसभा चुनाव। और ऐसे में याद कीजिए जब शाइनिंग इंडिया इस देश के भीतर में अटल बिहारी वाजपेयी जो संघ के प्रचारक रहे
और वह जब प्रधानमंत्री थे तो 2004 में एक आर्टिकल छपा था ऑर्गेनाइजर में और पांजन्य दोनों में छपा था और उसमें शाइनिंग इंडिया को लेकर सवाल खड़े किए गए थे और उसके बाद 2004 के परिणाम क्या हुए यह कोई बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। और इसी तर्ज पर अगर एक कदम आप और आगे बढ़ाएं और चले जाएं 1996 के चुनाव के वक्त में, उस वक्त भी बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो एक आर्टिकल छपा था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरएसएस की अब क्या प्रतिक्रिया हो सकती है या बीजेपी किस दिशा में बढ़ सकती है, तो बीजेपी को किसी चेहरे के आसरे नहीं बल्कि हिंदुत्व के आसरे और अयोध्या के आसरे और उसी रास्ते चलना होगा। और उसमें बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर आ सकती है, लेकिन पहली बार ऑर्गेनाइजर के उस आर्टिकल में यह भी इंगित किया गया था कि दरअसल दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी नहीं होगी। याद कीजिए 1996 में क्या हुआ। हम इन दो बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि इस बार फिर कर्नाटक चुनाव के बाद पहली बार चुनाव को लेकर मंथन और 2024 को लेकर जिन बात का जिक्र ऑर्गेनाइजर के एडिटोरियल में किया गया है, प्रफुल्ल केतकर उन्होंने बहुत साफ तौर पर दो तीन बातों का जो जिक्र कर दिया है उसमें ऐसा नहीं है कि सरकार को पूरी तरह धराशायी कर दिया, लेकिन उसके भीतर की धड़कनों को अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ना शुरू करेंगे तो पहला सवाल यही है कि मोदी अब अपने आसरे और अपने बूते ना रहे कि 2024 वह जीत लेंगे और हिंदुत्व के आसरे भी चुनाव जीतना मुश्किल होगा। यानी करिश्मा गायब, हिंदुत्व का मुद्दा गायब। और इससे इनकार कतई नहीं है कि स्ट्रांग लीडरशिप इस दौर में काम करती रही, इफेक्टिव डिलीवरी भी रही और वो लगातार क्षेत्रीय स्तर पर लोगों को पहुंचाती भी रही, चाहे वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए क्यों ना हो, चाहे 5 किलो अनाज के जरिए क्यों ना हो, चाहे अलग अलग वेलफेयर योजना के तहत ही क्यों ना हो। लेकिन किसी भी राज्य के भीतर में बीजेपी का कोई कैडर खड़ा ही नहीं हो पाया, क्योंकि दिल्ली में मोदी का करिश्मा जिसने समूचे देश को अपनी आगोश में ले लिया था। तो ऐसे में चुनाव कैसे जीतेंगे अगर करिश्मा खत्म हो चला है, जो कर्नाटक में नजर आ गया। और सांगठनिक तौर पर अभी तक आरएसएस जो मथा करती थी उस पर भी जब दिल्ली की सत्ता हावी हो गई है कहकर कि सब कुछ हमारे भरोसे छोड़ दीजिए, तो यह भरोसे ही छोड़ा गया था कर्नाटक को। लेकिन बीएल संतोष वहां पर आ गए और जरा कल्पना कीजिए कि दत्तात्रेय होसबोले उस दौर में लखनऊ में बैठे हुए थे, जबकि वह खुद कर्नाटक से आते हैं। और बीएल संतोष जिस राजनीति को मथ रहे थे उसमें उनके जहन में था कि सत्ता में आए तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यानी इतनी लंबी उड़ान और इतनी बड़ी उड़ान मोदी के भरोसे अगर रची गई और वह धराशायी हो गई, और जब सबको पता था कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी जीतेगी नहीं, आरएसएस अपने तौर पर बोमई को लेकर ही हाथ पीछे तभी से खींच रही थी जब मुख्यमंत्री बने, तो फिर 3 सवाल नए निकल कर आए। क्या चुनावी रणनीति अगर मोदी और शाह के भरोसे नहीं, तो क्या अब आरएसएस 2-2 हाथ करने को तैयार है? जी नहीं, 2-2 हाथ नहीं करेगी, लेकिन अब आमने सामने बैठने की स्थिति आ गई है। दूसरी स्थिति है, क्या वाकई मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व की विचारधारा भी अगर बेमानी हो चली है और विचारधारा अगर नेतृत्व के आसरे नहीं देख रहा है और अगर नेतृत्व विचारधारा के आसरे नहीं चल रहा है और पूरी बात सिर्फ चुनावी जीत को ही विचारधारा माना जा रहा है, तो मुश्किल होगी। तो हां, ये बात पहली बार संघ समझाने में लग गया है, अब मुश्किल होगी। तीसरा सवाल है, जो कर्नाटक में विपक्षी दलों का मनोबल बढ़ा उसके पीछे एक ही वजह थी कि उन्होंने बहुत लोकल स्तर पर चुनाव लड़ा। यानी जिस परिवारवाद को मोदी निशाने पर लेते हैं, या संघ भी कहने से नहीं कतराता है कि दरअसल कांग्रेस परिवारवाद के आसरे चलती है, वो परिवारवाद वाला हिस्सा कर्नाटक चुनाव से गायब हो गया। तो क्या लोकसभा चुनाव में ये परिवारवाद वाला हिस्सा जो है, अगर विपक्ष के गठजोड़ और कांग्रेस के नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी, जो कि दलित समाज से आते हैं, तो ऐसे में बीजेपी क्या करेगी? उसके पास कौन सी रणनीति है, कौन सी प्लानिंग है और मोदी शाह के पास कौन सी बिसात है? यह भी एक सवाल है। आरएसएस की धड़कनें इसलिए भी है क्योंकि जो करप्शन के आरोप के तहत कर्नाटक की सरकार गई है और वह डबल इंजन की सरकार पहले से थी, तो ये डबल इंजन और करप्शन दोनों क्या आने वाले वक्त में
बीजेपी को मुश्किल में डालकर खड़ा कर रहा है, और खास तौर से तब जब तुरंत ही 3-4 राज्यों के चुनाव जो लोकसभा चुनाव से एन पहले होने हैं, वहां पर यह मुद्दा नहीं रेंगेगा क्या? डबल इंजन फेल नहीं होगा क्या? और मध्य प्रदेश में करप्शन नहीं आएगा क्या? और इन सबसे हटकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरएसएस की शाखाएं कर्नाटक में भी खूब है, केरल में तो सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन जगहों पर जिले जिले आरएसएस के लोग फैले हुए हैं। और आरएसएस बीते 9 बरस से बीजेपी के पॉलिटिकल कैडर नहीं कहे, बल्कि मोदी और अमित शाह की चुनावी रणनीति के पॉलिटिकल कैडर के तौर पर काम कर रहा है। तमाम संगठन किसी मुद्दे को, अपने क्षेत्र के मुद्दे को उठा पाने में सक्षम नहीं। जो शाखाएं लगती हैं उस पर कल तक डिस्कशन और बहस तत्कालिक मुद्दों पर होती थी, तत्कालिक मुद्दों पर बहस बंद है। ज्यादातर बहस का सिलसिला कांग्रेस के इर्द गिर्द आकर शाखाओं की बहस में सिमट चुका है। ज्यादातर बहस राहुल गांधी के इर्द गिर्द आकर सिमट चुकी है। और बहुत तीखे तरीके से कहें तो अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या आरएसएस को लेकर प्रतिबंध की स्थिति तो नहीं आ जाएगी? यह सवाल दरअसल कर्नाटक के भीतर बजरंग दल को बैन करने के बाद से उठा है, और यह सवाल डरा रहा है। क्योंकि याद कीजिए, उस वक्त जब गृह मंत्री चिदंबरम थे या सुशील कुमार शिंदे थे और हिंदू टेररिज्म का मुद्दा था, पता नहीं कौन सा नेता इंद्रेश कुमार आज जेल की कल जेल, किसकी किसकी गिरफ्तारी कैसे कैसे होगी, और उसी आधार को बना के आरएसएस को अपने साथ क्या मौजूदा मोदी सत्ता ने बांधे रखा कि कांग्रेस को नहीं आने देना है और आपको हमारे पीछे खड़े रहना है। लेकिन अगर करिश्मा गायब है और मुद्दा गायब है और विचारधारा सिर्फ चुनावी जीत पर जाकर टिक गई है, तो स्थिति 2024 को लेकर नाजुक है। आरएसएस की इस धड़कनों के भीतर दरअसल यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो ऑर्गेनाइजर में लिखा गया है। इसने इंडिकेट किया है कि कर्नाटक में 14 मंत्री हार गए और प्रधानमंत्री मोदी के केंद्र में सत्ता संभालने के बाद पहली बार भाजपा को ही बचाव करना पड़ रहा है। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा बरकरार है, ऐसी स्थिति आ गई है। और तो और, जो अगर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस वहां पर लोकल स्तर पर चुनाव लड़ सकती है, तो फिर क्या ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपको राजस्थान में भी लोकल स्तर पर जाना होगा, मध्य प्रदेश में भी लोकल स्तर पर जाना होगा, छत्तीसगढ़ में भी लोकल स्तर पर जाना होगा, और अगर नहीं जाएंगे तो फिर आपकी महत्ता चुनावी हार की दिशा में बढ़ती चली जाएगी। यह मैसेज बहुत साफ तौर पर लिखा चला आ रहा है। और इसमें एक चीज और है, इस बात को भी उसमें लिखा गया, जब राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व की भूमिका न्यूनतम होती है और चुनाव अभियान स्थानीय स्तर पर रखा जाता है तो कांग्रेस को फायदा होता है। यानी परिवार द्वारा संचालित पार्टी ने राज्य स्तर पर एकजुट चेहरा पेश करने की कोशिश की और 5% वोट की अतिरिक्त कमाई की। यहां पर दूसरा मामला एक और टकराता है। अगर स्थानीय तौर पर कांग्रेस तैयार हो चुकी है कि राजस्थान में गहलोत हैं, स्थानीय तौर पर तैयार हो चुकी है कि कमलनाथ हैं, और उधर बघेल है छत्तीसगढ़ में, तो इन परिस्थिति में अगर सामने कोई बड़ा चेहरा, बड़ा कद निकल कर नहीं आएगा तो क्या होगा? इसी अंतर्द्वंद में दरअसल बीजेपी फंस चुकी है और यह खतरे की घंटी है, क्योंकि लोकल स्तर पर होने पर टक्कर देने के लिए लोकल स्तर का नेता नहीं, नेता है तो वो करप्शन के दायरे में है, करप्शन के दायरे में है तो उसका तालमेल केंद्र से नहीं है, तो डबल इंजन कैसे हो गई? ये सारी परिस्थितियां पहली बार उस दिशा में जा रही है जो धड़कनें यह सोचकर बढ़ा रही है कि राहुल गांधी तो बड़ा तीखा प्रभाव आरएसएस पर करते हैं और बड़े तीखे तरीके से चोट करते हैं, तो सत्ता में जब आ जाएंगे, अभी तो विपक्ष में है, तब क्या होगा? और ये धड़कनें क्या मोदी के भरोसे छोड़ी जा सकती है या उनको अगले 3-4 महीनों में इतना लचीला बनाया जा सकता है जहां वो सेंट्रिक होकर काम नहीं करे? यह भी सवाल है। और हिंदुत्व के आश्रय जो बहुसंख्य तबके को जोड़ने का जिक्र हो रहा था, संयोग से उसमें भी एक बड़ा शिफ्ट आरएसएस में नजर आ रहा है।
वो इसलिए नजर आ रहा है, हालांकि ऑर्गेनाइजर के भीतर लिखा गया कि जड़ों से जोड़ा गया है, जो हमारे सिविलाइजेशन इथॉस है उसके मद्देनजर बहुसंख्यक तबके को मोदी सत्ता ने, क्योंकि गंगा आरती को लेकर, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र हो, महाकाल धाम का जिक्र हो, या सैनुअल की स्थापना जो राजदंड नहीं धर्मदंड कहिए उसके लिहाज से पार्लियामेंट के भीतर हुई है, यह बताता है कि सभ्यता की जड़ों को मजबूत किया गया है और गुलामी की सोच नई बौद्धिकता के साथ उभर कर आएगी, यह दरअसल कहा जा रहा था। लेकिन फिर वही दो सवाल, कर्नाटक में हार और मौजूदा वक्त में जो नफरत की प्रक्रिया है उसने कई सवालों को जन्म दे दिया। इसलिए ऑर्गेनाइजर एक तरफ तो बताता है हिंदुत्व को लेकर, यह कहते हुए यह बेअसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा गया कि हमारे मानस और बौद्धिक वातावरण में हीनता और औपनिवेशिक चश्मे की भावना धर कर नहीं गई है, यानी वही धर कर गई है और मोदी सरकार ने उन्हें अंदर तक झकझकोर दिया और भारत के जो अंतर्निहित क्षमता को जो खोलना था उसको खोल दिया और दुनिया के सामने एक जागरूक भारत की नई सभ्यता के तौर पर एक पहचान उभर कर आ रही है। एक तरफ गवर्नेंस की पीठ ठोकी जा रही है, क्योंकि पता है मोदी के अलावे कोई चेहरा इस वक्त है नहीं, और दूसरी तरफ खुले तौर पर कहा जा रहा है कि हिंदुत्व के आश्रय वोटों का ध्रुवीकरण करने की मत सोचिए। यह अंतर्विरोध अगर आरएसएस के भीतर समा गया है यह सोचते समझते हुए, तो उसने अपने तौर पर मोदी गवर्नेंस की उपलब्धियों के खांचे में वर्ल्ड बैंक, इस देश के भीतर और दुनिया के भीतर के तमाम बड़े संस्थाओं के एनालिसिस और इन सारी चीजों के मद्देनजर उपलब्धियों का एक खांचा भी रखा। लेकिन आखिरी सवाल बार बार फंस रहा है 2024 के चुनाव में, जहां पर वोटिंग इस देश के लोगों की होनी है और वहां पर वह दो सवाल गौण हो गए हैं जिनका प्रभाव 2014 से रहा, क्योंकि सदियों की गलती को 9 साल में कोई नहीं सुधार सकता है। यह लाइन बहुत स्पष्ट तौर पर लिखी गई है, यानी रिफॉर्म कर रहे थे लेकिन पूरा रिफॉर्म नहीं हो गया। तो क्या आप और वक्त चाहते हैं? और वक्त चाहते हैं, इसका जिक्र नहीं है, लेकिन एक घबराहट का जिक्र है कि अभी बहुत चीजें पुरानी मौजूद है जो शायद राजनीतिक तौर पर सक्रिय होकर बीजेपी को 2024 की दिशा से बाहर कर सकती है। यह जो अंतर्द्वंद आरएसएस के नेताओं के भीतर में है उसमें 3-4 बातें बहुत साफ है। विपक्ष की राजनीति, निहित स्वार्थों के लिए नाराजगी और भारत विरोधी ताकतों का विरोध, इन 3 बातों का खुले तौर पर जिक्र है, जिसका जिक्र बीजेपी भी करती है, मोदी खुद भाषण में करते हैं, अमित शाह भी करते हैं। लेकिन इसके भीतर का सच यह है कि जिस परिस्थिति में भारत मौजूदा वक्त में खड़ा हुआ है उसमें अभी तक जो हिंदुत्व को लेकर जो धारणा को डेवलप किया गया उसके जरिए चुनावी जीत नहीं मिल सकती है। तो मैसेज क्या है? मैसेज 2 ही है। पहला मैसेज है आरएसएस उस हार से पल्ला झाड़ रही है जिस हार की दिशा में उसको बीजेपी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ वो हार ना हो इसके लिए सचेत कर रही है कि अब तो बदल जाओ, और अगर नहीं बदले और सबको लेकर नहीं चले तो स्थितियां बहुत नाजुक हो जाएंगी। इन 2 नाव पर कदम रखते हुए एक मोदी के साथ जो संघ का पूरा एक शानदार 9 साल की उपलब्धियां हैं उस खांचे को भी रखा गया ऑर्गेनाइजर में, इससे कतई इनकार नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है नहीं इस देश में। राहुल गांधी ने लगातार ये सवाल उठाए और इस बात को कहने से ये बार बार कह रहे हैं कि दरअसल 2014 के चुनाव में यहां भी अंतर्विरोध है। एक तरफ अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में जब दत्तात्रेय होसबोले से ये जो सरकारवाहक है उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा डेमोक्रेसी का कैसे जिक्र करते हैं? जिस पार्टी ने इस देश पर इमरजेंसी थोपी और माफी नहीं मांगी वो डेमोक्रेसी का जिक्र करेंगे? इतना नैतिक बल कहां है? और ऑर्गेनाइजर तक पहुंचते पहुंचते कर्नाटक की हार के बाद वो कहते हैं कि दरअसल 2014 में लोगों का लोकतंत्र पर से भरोसा उठ गया था। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो मोदी ने उसे जगाया है और उस जगाने की प्रक्रिया में जो आकांक्षाओं को जो सकारात्मक उड़ान दी है उसमें 4-5 बातों का जिक्र किया गया है। लेकिन फिर वही सवाल, इन्हीं 4-5 बातों के इर्द गिर्द वोट नहीं मिल रहे हैं। कल्चर, संस्कृति,
हेल्थ, स्वास्थ्य सेवा, इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के भीतर का, डिफेंस सर्विस और नेशनल सिक्योरिटी। ध्यान दीजिए, नेशनलिज्म के आश्रय में ओढ़कर आरएसएस नई तरीके से जो परिस्थिति को रख रहा है, उसमें उसने नई संसद को भी समेट दिया है और नई संसद को प्राचीन विचारों और धार्मिक मूल्यों के आधार पर शासन के सिद्धांतों से जोड़ेंगे ये परिस्थितियां, इसको लेकर जिक्र कर रहा है। आपको लग रहा होगा बड़ी उलझन हो रही है। यकीनी तौर पर जब साफ दृष्टि ना हो तो ऑर्गेनाइजर का जो आर्टिकल है और प्रतिनिधि सभा के जरिए जो प्रस्ताव पास किया गया था और मौजूदा वक्त में संघ के भीतर जो सवाल है, इन तीनों परिस्थिति में लोग समझ नहीं पा रहे हैं संघ के भीतर अब वो कहां पर खड़े हैं। क्योंकि बीते 9 बरस में उनकी शाखाएं बढ़ गईं, लेकिन शाखाओं की बहस सिमट गई। इन 9 वर्षों के भीतर अलग अलग जगह सुविधाएं मिल गईं, लेकिन लोगों के बीच असमानता व्यापक तौर पर फैल गई, गरीबी और हो गई। इस दौर में संघ अपने तौर पर छाती ठोक कर कहने लगा उनके नेता मोदी हैं, लेकिन अब करिश्मा गायब है तो कैसे कहे कि नेता मोदी हैं। इन तमाम परिस्थितियों को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वहां के प्रेसिडेंट बॉर्ज बेनेट्स क्या कहते हैं, जो कि भारत को एक स्नोबॉल की दृष्टि देखते हैं और कहते हैं अब यहाँ खूब रोजगार पैदा होगा, अतिरिक्त निवेश आएगा, या वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है कि भारतीय इकोनॉमी जो है अब भारी झटकों के लिए मजबूत लचीलापन दिखा रही है। तो किसको ढका जा रहा है और किन माध्यमों से ढका जा रहा है, ये सारी चीजें इस दौर में निकल कर खुले तौर पर आ रही है। यानी परसेप्शन जो है वो परसेप्शन डिग रहा है। परसेप्शन जो है मोदी पर भरोसा आरएसएस का डिग रहा है, और इस डिगने की परिस्थिति में मोदी गवर्नेंस, संघ की विचारधारा और देश का मिजाज, तीनों तीन रास्ते चल पड़ा है। इसको लेकर कहीं ज्यादा चिंतनशील आरएसएस है, क्योंकि संघ की विचारधारा के साथ मोदी नहीं, मोदी की गवर्नेंस के साथ संघ की विचारधारा को दबाया गया, और इस दौर में देश के सामने जो सवाल है उन दोनों से मेल नहीं खाते हैं। इस त्रिकोणीय परिस्थिति के भीतर योगी को लेकर संघ लचीला हुआ, मोदी अपने आप को लेकर लचीला क्यों नहीं होते हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल की परिस्थिति भी आ गई। और आखिरी बात इसलिए अब कहने की जरूरत है क्योंकि जिन बातों का जिक्र किया गया प्रतिनिधि सभा में, उसमें चूंकि ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद की परिस्थिति थी जहां पर अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा हो रही थी, उसमें जो 5 प्रस्तावों का जिक्र था और शाखाओं को जो काम दिया गया, उनको काम यही दिया गया कि ग्रामीण भारत में सामाजिक वास्तविकता से खुद को जोड़िए, और उसमें पहला था सोशल हार्मोनी, सामाजिक सद्भाव बनाइए। दूसरा था परिवार से जुड़िए, पारिवारिक वैल्यूज को डेवलप कीजिए। तीसरा था स्वदेशी कंडक्ट कीजिए, लेकिन यहां पर विदेशी और एफडीआई और विदेशी चीजों को लाने की भरमार है। सिविक ड्यूटी का जिक्र था, लेकिन यहां पर गवर्नेंस उस दिशा में बढ़ती नहीं है। अब यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या आरएसएस इसलिए डर रहा है कि अगर 2024 में मोदी सत्ता हार गई तो उसके बाद उसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या वो इसलिए डर रहा है कि मोदी के दौर में उसने किसी दूसरे नेता को खड़ा नहीं किया या किसी दूसरे नेता को मोदी ने ही खड़े नहीं होने दिया, तो विकल्प वो कहां से लाएगा? ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या इस दौर में तालमेल जो था इतना डगमगा गया था, जहां पर अब आरएसएस को लगने लगा है वह इस देश के भीतर फैलने के बावजूद भी उसकी अपनी स्थिरता जो थी वह इस स्थिति में आ गई कि राजनीतिक तौर पर अगर संकट में बीजेपी है तो संघ क्या करे? वह पल्ला झाड़ ले, साथ खड़े होकर चुनाव हार जाए, या फिर एक नई मशक्कत के साथ सब कुछ खड़ा कर दे। लेकिन दिन तो इन्हें गिने चुने हैं। 4 महीने के बाद 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, और उसके 4 महीने के बाद देश के चुनाव होने हैं, और चेहरा करिश्मा गायब है मोदी का, हिंदुत्व मुद्दा गायब है, उसके आधार पर ध्रुवीकरण नहीं। यह जिक्र संघ अगर कर रहा है तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 2024 को लेकर वो डरा हुआ है। सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में राजनीतिक शून्यता जो मोदी के इर्द गिर्द जाकर सिमट कर शिखर पर थी, अब वो ढहेगी तो स्थिति कितनी नाजुक होगी और आने वाले वक्त में कौन सी मुश्किल होगी, शायद यही सबसे बड़ी परेशानी का सबब नजर आने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।